नमस्ते। कभी कभी कोई हेडलाइन देखने में तो बहुत लोकल लगती है ना। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल कहानी छिपी होती है। केरल में जो हाल ही में बर्ड फ्लू का प्रकोप हुआ, उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ पक्षियों की बीमारी नहीं है, नहीं, ये तो हमारी खेती, हमारे पर्यावरण और हमारी अपनी सेहत से जुड़ी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 28,549। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन पक्षियों की गिनती है जिन्हें केरल के अल्लापुझा जिले में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए मारना पड़ा। सोचिए, ये नंबर हमें सीधे सीधे इस संकट की गंभीरता का एहसास कराता है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कहाँ? प्रकोप का जो एपिसेंटर था वो था अलाप्पुझा जिला। ये वही इलाका है जो केरल के खूबसूरत बैकवाटर्स और हरे भरे धान के खेतों के लिए मशहूर है। और हाँ, ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, ये आगे हमारी कहानी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाली है। इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और ये समझते हैं कि जब केरला में ये आउटब्रेक फैला तो इसे रोकने के लिए फौरन क्या-क्या कदम उठाए गए। तो देखिए, सरकारी टीमों ने एक्शन लेने में बिल्कुल देर नहीं की, बहुत तेजी से काम हुआ। जो वायरस था वो था H5N1, मतलब हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। सीधे शब्दों में कहें तो पक्षियों के लिए ये बहुत बहुत खतरनाक होता है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर अलाप्पुझा की 8 पंचायतों में 28,000 से ज्यादा पक्षियों, सैकड़ों अंडों और करीब 8,380 किलो चारे को नष्ट करना पड़ा। और इसकी पुष्टि भी भोपाल की NIHSAD लैब से हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी सीरियस कार्रवाई थी। अच्छा, अब ऐसी कोई भी खबर आती है तो हम सबके मन में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है वो हमारी अपनी सेहत से जुड़ा होता है। क्या चिकन और अंडे खाना सेफ है? तो देखिए, ऑफिशियल बयान ये है। केरल के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक जो भी सबूत हैं उनके आधार पर आम जनता के लिए H5N1 वायरस से हेल्थ रिस्क कम है। ये सुनकर थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सावधानियां बरतना ही छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। तो फिर सेफ रहने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे जरूरी नियम है ठीक से पकाना। मतलब पोल्ट्री और अंडों को 70 डिग्री सेल्सियस के इंटरनल टेम्परेचर तक पकाना जरूरी है। कोई भी हिस्सा कच्चा नहीं रहना चाहिए, न गुलाबी मांस, न बहती हुई जर्दी। और एक बात और याद रखनी है, फ्रीज करने या फ्रिज में रखने से ये वायरस नहीं मरता। तो कच्चे या अधपके पोल्ट्री प्रोडक्ट से तो भाई पूरी तरह बचना है। और भी कुछ आसान लेकिन बहुत जरूरी टिप्स हैं, जैसे जब भी कच्चे चिकन वगैरह को हाथ लगाएं तो उसके बाद साबुन से हाथ अच्छे से धो लें। कच्चे मांस और बाकी सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। अंडों को तोड़ने से पहले अगर छिलका गंदा है तो उसे साबुन और पानी से साफ कर लें। और हाँ, कहीं कोई मरा हुआ या बीमार सा पक्षी दिखे तो उससे दूरी रहें। और जो लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, मतलब जो ज़्यादा रिस्क पर हैं, उन्हें तो मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए। ठीक है, तो अब जरा इस मामले को केरल से निकालकर थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर। देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा कोई एक बार का नहीं है, ये बार बार लौट कर आता है। और इससे निपटने के लिए भारत की एक पूरी नेशनल प्लान है। सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला है बायोसिक्योरिटी। इसका मतलब है कि फार्म्स पर साफ सफाई और कौन आ जा सकता है, इस पर सख्त कंट्रोल रखना। दूसरा है सर्वेलांस, यानी निगरानी को इतना मजबूत करना कि कोई भी आउटब्रेक हो तो उसका पता जल्दी से जल्दी चल जाए। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन, यानी ये जरूरी कर दिया गया है कि सभी पोल्ट्री फार्म्स को स्टेट अथॉरिटीज के पास रजिस्टर करवाना ही होगा। और ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बताती है कि बर्ड फ्लू भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। 2006 में जब पहला केस आया, उसके बाद से हर साल, जी हाँ, हर साल कहीं ना कहीं ये प्रकोप होता ही है। अकेले 2025 के पहले 7 महीनों में ही 10 राज्यों में 41 आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुए। इसी वजह से भारत की पॉलिसी इस मामले में बहुत सख्त और सीधी है। डिटेक्ट एंड किल, मतलब जहां भी वायरस मिले उसे तुरंत खत्म करो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारे पास एक नेशनल प्लान है और हम हर साल इससे लड़ भी रहे हैं, तो फिर यह वायरस बार बार केरला के उन्हीं इलाकों में वापस क्यों आता है? यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली में छुपा है, जिसे हम डक एंड राइस पैराडॉक्स, यानी बत्तख और चावल का विरोधाभास कह सकते हैं। तो इस पहेली का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी प्रवासी पक्षी। ये पेंटेड स्टॉक जैसे पक्षी जो हैं, ये हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत आते हैं और अक्सर अनजाने में ये अपने साथ ये खतरनाक वायरस भी ले आते हैं।
और ये प्रवासी पक्षी लैंड कहाँ करते हैं? ठीक उन्हीं इलाकों में, केरल के तटीय वेटलैंड्स और धान के खेतों वाले इलाकों में। मतलब ठीक वहीं जहां ये आउटब्रेक्स सबसे ज्यादा होते हैं। ये एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम बन जाता है जहां जंगली पक्षी और हमारे पालतू पक्षी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये वायरस जंगली पक्षियों से पालतू बत्तखों तक पहुंचता कैसे है? यहीं पर केरल की एक बहुत ही यूनिक, एक पारंपरिक बत्तख पालने की प्रथा सामने आती है। होता यह है कि यहाँ किसान फसल कटने के बाद अपनी बत्तखों को एक धान के खेत से दूसरे खेत में चराने के लिए ले जाते हैं, और बस यही परंपरा अनजाने में जंगली पक्षियों और पालतू बत्तखों के बीच वायरस फैलने का एक ब्रिज, एक पुल बन जाती है। और जो डेटा है वो इस कहानी को पूरी तरह से कंफर्म करता है। देखिए, जिन फार्म्स ने धान के खेतों का इस्तेमाल नहीं किया, वहां इन्फेक्शन रेट था 14%। जिन्होंने 1 से 4 खेतों का इस्तेमाल किया, वहां ये थोड़ा बढ़कर 18% हो गया। लेकिन जिन फार्म्स ने 5 से ज्यादा खेतों का इस्तेमाल किया, वहां ये रेट सीधा उछलकर 55% हो गया। 55%! ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इस पारंपरिक प्रथा से कितना बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही मॉडर्न और होलिस्टिक अप्रोच में छुपा है, जिसे कहते हैं वन हेल्थ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मानता है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर इसे ठीक से डिफाइन करें तो वन हेल्थ एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसका मकसद है लोगों, जानवरों और पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ को एक साथ बैलेंस करना और बेहतर बनाना। मतलब सबकी सेहत एक दूसरे पर निर्भर है। इसे आप एक चेन की तरह समझ सकते हैं। एक कड़ी है इंसानों की हेल्थ, दूसरी है जानवरों की हेल्थ और तीसरी है पर्यावरण की हेल्थ। अगर इस चेन की एक भी कड़ी कमजोर होती है तो इसका असर बाकी दोनों पर पड़ना तय है। तो अब आगे क्या? वन हेल्थ के इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हुए साइंटिस्ट अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो अब एनवायरमेंटल सर्वेलेंस कर रहे हैं। मतलब वो वेटलैंड्स के पानी को टेस्ट कर रहे हैं ताकि वायरस का पता आउटब्रेक फैलने से पहले ही चल जाए। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो हमें भविष्य में होने वाले खतरों से पहले ही आगाह कर सकता है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम अपनी साझी सेहत को बचाने के लिए हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और आज के मॉडर्न साइंस के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हमारा आने वाला कल, हमारी सुरक्षा टिकी हुई है। ये सोचने वाली बात है। Right here, right now. Subscribe and join